चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया लेक्चर। ध्यान रखना, अब तक क्या करा, हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर क्या है, हम लोग चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है आपका एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने कंपल्सरी हैं, जो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आपको दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट या आपसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो वो एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं और उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चन को आज हमें आपका डील करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम क्या है? रोहित सर। ठीक है, चैप्टर हेलो एल्केन एंड हैलोजेंस और टॉपिक है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो आपकी एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद केआई। देखो सुनो, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम लोग बोलोगे, कमेंट पास करोगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बट कहीं पर भी ये चीज कहीं नहीं आई। शायद ये भी एक वजह है इन क्वेश्चंस को स्पेशली उठाने के लिए, ताकि टेक्निकली बात की जाए और आप कहीं पर ही परेशान ना हो। सुनना क्या बोलता है बेसिकली। अब देखो सुनो, कहीं ना कहीं इसने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है, H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान रखना क्यों नहीं करना, कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा बिहेव करता है लाइक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बात समझ आई कि नहीं? तो इस रिएक्शन में ये वही काम कर रहा होगा। क्या बोल रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड Ki प्रोड्यूसेस HI। समझ रहे हो? यानी कि आपको ना, आप चाहते हो अल्कोहल से आयोडो फॉर्म को बनाना, उस केस में आपने डाल दिया Ki कि भाई OH हटेगा और सिंपली आयोडीन आके लग जाएगा। इस केस में क्या करा, आप ना कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो ये बोल रहा है क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, जो Ki ना, वो क्या करता है, Ki क्या बनाता है, आपका बनाता है HI को। क्यों? सिंस H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज HI। बात समझ आई कि नहीं? यानी कि देखा जाए तो बनना तो चाहिए था आपका सिंपली क्या, KOH वाला पार्ट, लेकिन बन रहा है वापस आपका Ki वाला पार्ट। समझ गए? तो इस तरीके से बोलना चाह रहा है, एज अ रिजल्ट द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI टू प्रोड्यूस अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट अकर। बात समझ आई कि नहीं? अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ना आपको आयोडीन वाला प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना था बट वो नहीं बन पा रहा। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि H2SO4 क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, उस रिएक्शन को करने में क्या कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको बनने से। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki, इंस्टेड अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज H3PO4 इज यूज्ड। बात समझ आएगी नहीं? अगर आपको यूज करना भी है कोई ना कोई एसिड को, देखो सुनो, किसी भी रिएक्शन में आप लोग एसिड वगैरह क्यों ऐड करते हो? क्यों ऐड करते हो? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्वेंट वाला पार्ट। हाँ, सॉल्वेंट 3 टाइप के थे, PPS, PAS और NPS। कुछ याद आया कि नहीं है? जी हाँ, तो आपको याद है मैंने कहा था जो सॉल्वेंट होता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी को हम लोग मीडियम के नाम से बोलते हैं, जो हमारा एसिडिक या बेसिक होता है। और ये बेसिकली कुछ नहीं करते, ये सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। समझ गए? रिएक्शन को इनिशिएट करवाया और रिएक्शन को करवाने में हेल्प करी, यानी कि एक तरीके से इनिशिएटर या एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन सुनना, कैटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगा और बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं कि रिएक्शन में एंटर तो हुआ, पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो बनना कुछ और था, बना कुछ और दिया, नहीं, ये काम नहीं। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी भी कंज्यूम नहीं हो सकता। इस बात का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इस केस में H2SO4 कंज्यूम हो रहा है,
ठीक है। अगर कंज्यूम हो रहा है तो उस केस में वो ना तो इनिशिएटर की तरह काम कर रहा है और ना ही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। वो तो वही वाली बात है, एंटर करेगा और जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसे पूरा ही बिगाड़ देगा। रिएक्शन को जाना था नॉर्थ में और पहुंचा दिया उसको कहां पर, वेस्ट में। एक तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वही बोलना चाह रहा है, इसीलिए बोल रहा है अगर आप चाहते हो इनिशिएट करवाना, अगर आपको लगता है कि रिएक्शन आपकी एक बार के लिए स्लो है तो कोई नहीं, अगर आपको यूज करना है कोई एजेंट तो ठीक है, आप H2SO4 की जगह दूसरा कौन सा H3PO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये वो रिएक्शन दिखा रहा है कि कैसे आपका ये Ki H2SO4 से क्या बना रहा है, HI वाला फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हटाइए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए सेम लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये चीज ना वो है जो हमारे चैप्टर में मिसिंग हो गई थी, बट आप हो जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। बोल रहा है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट while AgCN forms isocyanide as the chief product. Explain. एक सेकेंड पहले आप यहाँ पर रिएक्शन देखो, आप ये बोलना क्या चाह रहा है आपको पहले समझ आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आपने क्या करा, आपने लिया कोई हेलो एल्केन, थोड़ा साइज बड़ा कर दे पेंसिल का। चलिए आपने लिया कोई भी हेलो एल्केन, मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, क्लोरोइथेन ले लिया, ठीक है। अब सुनना, क्लोरोइथेन में क्या करा, एक में तो रख दिया मैंने KCN, ठीक है, और एक बार रख दिया मैंने AgCN। क्लियर है यार? दोनों में CN आ रहा है ना। याद है आपको मैंने कहा था अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको CN ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ याद आया कि नहीं आया? जी हाँ, कन्वर्जन के टाइम पे। अब सुनना, अगर आपने हेलो एल्केन में डाल दिया KCN, पता है क्या होगा? होगा ये Cl हटेगा और यहाँ CN ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर डालोगे AgCN तो पता है क्या होगा? होगा ये बनेगा NC। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? KCN और AgCN में ज्यादा फर्क कहाँ है? खाली मेटल का ही तो फर्क है। मैंने कहा हाँ, तो मेटल के फर्क की वजह से बनने वाला प्रोडक्ट कैसे उल्टा हो गया? मैंने कहा मतलब सर यहां पर बन रहा है CN मतलब साइनाइड, या एक तरीके से आप लोग इसे अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? हाँ वही बोलोगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग डालोगे AgCN तो क्या बन रहा है? NC मतलब आइसोसाइनेट। अब ये क्या सीन है सर? कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो हमेशा उसमें चाहे कितने ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड हमेशा उस पूरे में से कोई एक ही एलिमेंट बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? सीधी सी बात है। इस वाले CN वाले केस में भी इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर बॉन्ड C के साथ भी बन रहा है और यहां पर बॉन्ड N के साथ भी बन रहा है। अब ये क्या चीज है? कोई नहीं, इसके बारे में मैंने अलग से क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इसकी डिस्कशन मैं आपको बाद में ही कराऊंगा। फिलहाल यहां पर बात करते हैं ऐसा क्यों। जब KCN डाल रहे हो तो बन रहा है नाइट्राइल वाला प्रोडक्ट, लेकिन जब डाल रहे हो AgCN तो बन रहा है आइसोनाइट्राइल वाला प्रोडक्ट या आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा जवाब आपको मैं ये दूंगा कि बेटा यहाँ जो मेटल चेंज हुआ है ना, उस मेटल की वजह से बनने वाला जो इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ही चेंज हो गया। सर कैसे? सुनो ध्यान से। KCN के बीच में जो बॉन्ड है ना, ध्यान रखना वो बॉन्ड कैसा है? KCN के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक है तो सीधी सी बात है वो डिसोसिएट तो होगा और डिसोसिएट हुआ और टूटा K प्लस और CN माइनस के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो वही बोलेगा KCN इज प्रिडोमिनेटली आयनिक, आगे ना, ठीक है।
एंड प्रोवाइड्स साइनाइड आयन इन सॉल्यूशन। सही बात है, जब टूटेगा K प्लस और Cn माइनस में है तो सीधी सी बात है साइनाइड को ही आपका वो प्रोवाइड करवाएगा। अब ऑल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर इन अ पोजिशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने कहा था ना ये कहीं ना कहीं यहां पर Cn है, इस Cn में देखा जाए तो Cn में देखा जाए तो बॉन्ड C से भी बन सकता है और बॉन्ड N से भी बन सकता है, दोनों साइड से बॉन्ड बन सकता है। ये एक मॉलिक्यूल की खासियत है कि वो अपने दोनों एटम का, दोनों एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, दोनों में से कर दोनों सकता है बट एक टाइम पे एक ही करेगा, एक टाइम पे दोनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। या तो बॉन्ड सिर्फ C से ही बनेगा या बॉन्ड सिर्फ N से ही बनेगा। बातें समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऑल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन अ पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम। समझ गए ना? किस वाले केस में? KCN वाले केस में अटैक कहां से हो रहा है? कार्बन एटम से, एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर देखा जाए C और C के बीच में बॉन्ड जो बन रहा है ना, एक बार के लिए वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कोवेलेंट है एज कंपैरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? नाइट्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट पास कर रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। ऐसा क्यों? क्या नहीं, वो कैटिनेशन वाला पार्ट है वो ठीक है, इसके अलावा बताओ। सिंगल ही बॉन्ड, एक ही बॉन्ड फॉर्म करना है, मल्टीपल चेन्स फॉर्म नहीं करनी। चेन फॉर्म करनी हो तो आप बोलते कैटिनेशन, तो नहीं, बल्कि आप जवाब ये दीजिए सर कार्बन कार्बन दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? बिल्कुल जीरो। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। नाइट्रोजन ज्यादा बड़ा चोर है, किससे? कार्बन से। भले ही वो शेयरिंग तो कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन कुछ टाइम बाद उस इलेक्ट्रॉन को खींचकर पार्शियली चार्जेस डेवलप करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्योर कोवलेंट नहीं कहलाएगा। बातें समझ आई कि नहीं? इसीलिए बोलना चाह रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड वो है ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाउएवर अब ये तो हो गया KCN के केस में। अब बात करते हैं AgCN वाला पार्ट। हाउएवर AgCN इज मेनली कोवेलेंट। ध्यान रखना, KCN के बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा था वो था आपका आयनिक बॉन्ड, लेकिन जो AgCN है इसके बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो कैसा है? आपका कोवेलेंट इन नेचर है। तो क्या बोल रहा है? AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। सीधी सी बात है, अगर बॉन्ड डिसोसिएट होगा भी तो भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल वाला पार्ट। अब देखो कार्बन पे अगर मान लो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड टूट भी गया तो कार्बन पे तो आ गया रेडिकल, लेकिन नाइट्रोजन पे तो पूरा पूरा लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एटम कौन सा इलेक्ट्रॉन देने के लिए? नाइट्रोजन। यही वजह है कि नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन भी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक और नई चीज सीखोगे। क्या सीखोगे? बोल रहा है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सही बात है, क्लोरीन कहीं ना कहीं एक टाइप का होता है हैलोजेंस, और जो हैलोजेंस है वो हमें अच्छे से पता है क्या होते हैं। वो होते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे इसमें कोई भी हैलोजन क्यों ना हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? क्यों भाई? अब सुनो, लास्ट क्लास में ESR पढ़ाया था। क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करवाई थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन।
मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा वाला बन रहा था, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा वाला। लेकिन पैरा वाला क्यों बन रहा है? पैरा वाला बनना ही नहीं चाहिए। क्यों? सुनो ध्यान से, अगर मैं समझाऊं आपको, ये बेंजीन की रिंग है, ये रहा क्लोरीन। अगर मैं बात करूं, क्लोरीन एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन चोर है। अगर चोर है तो क्या करेगा? आपका कार्बन की रिंग में, बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बोलो हाँ या ना? अब तुम खुद सोचो। रेजोनेंस की वजह से ही तो खींच पा रहा है। एक सेकंड, यहां पर क्लोरीन दो करेक्टर, दो फिनोमिनन को साथ में शो करेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वो पार्ट का इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ है। वो कैसे बताऊंगा आपको, मैं आपकी बात ही पूरी करूंगा। फिलहाल समझिए पहले वाला, इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन को समझिए, कहना क्या चाहता है। अगर क्लोरीन विड्रॉइंग है, अगर क्लोरीन विड्रॉइंग है तो वो बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मानते हो? अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और अगर आप सारे के सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाओगे तो लास्ट में जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ये कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई कि नहीं हुई? हुई। कंगाल हुए कि नहीं हुए? भिखारी बने कि नहीं बने? हाँ बन गए। अब जब यहां ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो तुम खुद सोचो, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक मारेगा? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? कहां पर? मेटा पे, क्योंकि मेटा पे कोई चार्ज नहीं है एक बार के लिए। तो कायदे से क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कायदे से बनना चाहिए एक मेटा प्रोडक्ट, बनना चाहिए ना। लेकिन फिर भी तो क्या बोल रहा है? येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन ESR। क्यों? फिर भी ये ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट दे रहा है, ऐसा क्यों? कायदे से होना ये चाहिए था, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। अब आप क्या जवाब दोगे? तो सुनो, अब क्या बात बोलेंगे आप? यहां पर सही बोल रहे थे। क्या सही बोल रहे थे? इसको रफ करते हैं पूरे को। चलिए रफ नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, गलती से गलती हो जाएगी वरना। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब आपकी वाली बात, मैं आप ही की बातों को बड़ा करता हूं। आप सही बोल रहे हो, जो क्लोरीन है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा ना बेंजीन की रिंग से, तो उस केस में लगाएगा -I इफेक्ट। क्या लगाएगा? -I इफेक्ट। -I से कहने का मतलब, -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा जरूर, विड्रॉइंग नेचर है, चोर है, खींचेगा, खींचने से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, बट इफेक्ट कौन सा लग रहा है? सबसे पुअर इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव, ठीक है। लेकिन इसी की जगह, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन के पास लोन पेयर भी होते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन की वजह से वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को देना ज्यादा पसंद करता है। बातें समझ आई कि नहीं? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आने की बजाय क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अभी कहानी समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? क्या बोला मैंने? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा -I इफेक्ट के थ्रू, जो कि सबसे पुअर इफेक्ट है। लेकिन उसी की जगह क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर है, बेंजीन के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो रेजोनेंस भी लग रहा है, और रेजोनेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करेगा, जिसकी वजह से शो करेगा +R इफेक्ट।
प्लस आर तो पता ही होगा, रेजोनेंस को ही बोलते हैं। हाँ, रिलीजिंग वाले केस में प्लस और विड्रॉइंग वाले केस में माइनस। बात समझ आई कि नहीं? तो यहां पर दोनों इफेक्ट पैरेलली काम करते हैं। एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। अब फर्क इतना है इन दोनों में से डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है? देने वाला, प्लस आर वाला। यही वजह है कि वो क्या करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, बोल भी रहा है, एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। क्या बात है, वही बोल रहा है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपका बनाएगा अनस्टेबल, डीस्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। लेकिन थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position. The inductive effect is stronger than resonance and cause net electron withdrawal and thus cause net deactivation. एक सेकंड, कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है ठीक है, इलेक्ट्रॉन भले ही क्लोरीन खींच रहा हो, भले ही वो पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हो, लेकिन प्लस आर इफेक्ट की वजह से वो क्या कर रहा है? वो उसको वापस न्यूट्रलाइज करके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, आगे। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट। सही बात है, एक खींच रहा है तो एक दे रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक। सही बात है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को देकर, यही वजह है कि वो माइनस आई इफेक्ट को कम कर दे रहा है। यही वजह है कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर हटाइए, यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है सुनना, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है आ हाइड्रोकार्बन C5H10। सबसे पहली बात तो C5H10 ये एल्कीन है या एल्काइन है? एल्कीन, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। सही बात है, आगे। C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? नहीं, रिएक्शन हैलोजिनेशन हो रही है वो ठीक है, डार्क में नहीं हो रही है, लाइट में हो रही है। ऐसा क्यों? क्या क्यों करनी होती है? लाइट से कहने का मतलब वही है, यूवी रे पास कर रहे हो। क्यों यूवी रेस पास कर रहे हो? क्या जरूरत है यूवी रेस को पास करने की? पता है क्यों? क्योंकि सर हैलोजन के बीच का जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो। किस रूप में? यूवी रेस के रूप में। आप समझ आए कि नहीं? यही वजह रिएक्शन डार्क में नहीं होगी, किस में होगी? लाइट में होगी। अच्छा एक बात और, हैलोजिनेशन याद करो हमेशा एल्केन में होता है, एल्कीन में नहीं होता। अब क्या करोगे? C5H10 भाई ने बोला एल्कीन है, तो आप बोलो अब क्या करोगे? हैलोजिनेशन भी हो रही है। सुनो 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 सुनो, क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनना, हैलोजिनेशन भी हो रही है और आपके हिसाब से डबल बॉन्ड भी है, तो मैं आपको जवाब दूंगा ऐसा नहीं है। हैलोजिनेशन हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, बट डबल बॉन्ड नहीं है। सर क्यों नहीं है? C5H10 आ तो रहा है, क्लास 10th में पढ़ा था CnH2n वाली फॉर्म लग तो रही है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन रुक जाओ, C5H10 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एल्कीन है। क्या पता वो साइक्लिक कंपाउंड हुआ तो?
हाँ यार, कैसे? C5H10 यहाँ पे स्ट्रेट चेन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऐसे रिंग चेन है, पेंटागन स्ट्रक्चर है वो आपका। बातें समझ आई कि नहीं? यही वजह। सर आपको कैसे पता पेंटागन है? मैंने कहा अगर पेंटागन नहीं होता तो यहां पर हैलोजिनेशन होती ही नहीं। अगर हैलोजिनेशन हो रही है इसका मतलब अभी भी स्टिल एल्केन है। अब स्ट्रेट चेन तो होगा, तो बचा कौन सा? रिंग वाला। यही वजह है कि वो रिंग के अंदर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 बिलोंग्स टू द ग्रुप विद द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, जो भाई साहब ने दिमाग लगाया था, ठीक है। देयरफॉर इट में आइदर बी एल्कीन, क्या बात है, ठीक है, और साइक्लोएल्केन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। Since hydrocarbon does not react with chlorine in dark, it cannot be an alkene, thus it should be a cycloalkane। क्योंकि वो डार्क में तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा, इसका मतलब है सीधी सी बात है, डार्क में नहीं हो रहा, लाइट में हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है वो एल्कीन तो है ही नहीं। रिएक्शन हो रही है लाइट में सही, लेकिन हो रही है, तो वो एल्कीन नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? फर्दर द हाइड्रोकार्बन गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl by reacting with chlorine in bright sunlight. Since a single monochloro compound is formed, the hydrocarbon must contains H atoms that all are equivalent, so as all H atoms of a cycloalkanes are equivalent। सही बात है, पांचों कार्बन एक जैसे हैं, पांचों कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो भी एक जैसे हैं, तो कोई भी एक है छटेगा और वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो ये वही बन रहा है। अब देखो डार्क में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, लाइट में रिएक्शन हो रही है, वो ये रही 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन वाली फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आ गया वो क्वेश्चन, कौन सा वाला? जिसकी बात मैं कर रहा था अभी, जो दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्म कर सकता था। वो सारे मॉलिक्यूल्स जो दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या साइन है मतलब? हाँ बहुत सारे हैं, साइनाइड भी है, NO2 भी है। देखो ना, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बोल रहा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। याद आ गया ना CN के अंदर, ठीक है। thus एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैव 2 साइट्स थ्रू विच दे कैन अटैक। सही बात है, दोनों साइड से वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से अटैक होगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइड आयन, ये रहा देखो NO2 इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल रहा है? नाइट्राइड आयन कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड, और ऑल्सो इट कैन अटैक थ्रू दी नाइट्रोजन। सीधी सी बात है, वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और N के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्यों? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर लोन पेयर है। बातें समझ आई कि नहीं? और यहाँ पर CN भी आपका एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सर क्लियर है। आगे अगला, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड। एल्कीन याद करो, सिखाया था आपको मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। ये रहा कंपाउंड और आपको एल्कीन फॉर्म करनी है। कैसे बनाओगे देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन। हाँ क्वेश्चन दिया था मैंने, ये हो गया था ना? ये नहीं हुआ था, चलो कोई नहीं, ये लो एक सिखा रहा हूँ फिर तुम लोग करोगे, ठीक है। 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है जिस कार्बन पे लगा हुआ है हैलोजन उस कार्बन को आप लोग अल्फा कार्बन बोलोगे। क्या बोलोगे? अल्फा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। और अल्फा से डायरेक्टली अटैच ये है, ये है और ये है, और ये तीनों कहलाएंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। बातें समझ आई कि नहीं? दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जहां पर लगा हुआ है हेलोजन वो अल्फा, और अल्फा से अटैच सारे कार्बन कहलाएंगे बीटा। अब बीटा पे H काउंट करो, यहां पर कितने हैं? 3 H। यहां कितने H हैं? 2। यहां कितने H हैं? जहां पर नंबर ऑफ H कम है डबल बॉन्ड वहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 और डबल बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया।
डबल बॉन्ड लाओगे तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन HBr बन के बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक है, एक और देखो क्या बोल रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये रहा 2 क्लोरो 2 मिथाइल CH3 और Cl, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ये रहा अल्फा कार्बन, बीटा कौन सा होगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, बोलो हाँ या ना, सही बात है, ठीक है। अब H काउंट करो, 3H, लेकिन यहां पर ही क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इधर। अब तो हो जाएगा दिव्यांशी, क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, घर पे ट्राई करना आराम से, ठीक है। चलिए, क्या भाषा, क्यों मुश्किल लग रहा है, ये ले स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना, मैं स्ट्रक्चर मैं फॉर्म कर रहा हूँ, कोई नहीं। क्या बोल रहा है, पेंटेन 1 2 3 4 5, फिर क्या बोला 3 ब्रोमो, 3 पे लगा दिया ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 2 2 3 ट्राइमेथल, अच्छा इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, अब ठीक है। अब दिख गया होगा डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा, सीधी सी बात है। चलो क्लियर है कि नहीं है? आगे अगला क्वेश्चन, वाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था आप लोगों का। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन डॉट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्या था, सुनना, बता रहा हूं मैं आपको। भाई ये आपका क्लोरोबेंजीन और भाई ये आपका हो गया साइक्लोहेक्साइल हैलाइड, क्लियर है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस, सही बात है। दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन, दोनों तरफ है कार्बन हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है दोनों का जो बॉन्ड है वो आपका पोलर बॉन्ड है, बोलो हाँ या ना, सीधी सी बात है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी साइड से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर भी ऊपर की तरफ, क्लियर है कि नहीं है? बट एक फर्क है, अब फर्क क्या आएगा, सुनना। इस वाले में जो ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, क्लोरोबेंजीन में जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये वाला कार्बन है sp3। sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, ये वाला sp2 वाला। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 है तो सीधी सी बात है ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो देखो थोड़ा बहुत तो खींचेगा। अब कार्बन भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, तो कार्बन क्लोरीन की मूवमेंट को हल्का बहुत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा? जी हाँ, न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन इस वाले में ये खींच ही नहीं पा रहा, बल्कि कह रहा है, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। यही वजह है, क्लोरीन खींच भी रहा है और कार्बन दे भी रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगी। लेकिन इस वाले केस में कार्बन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर ऊपर वाले के डाइपोल मोमेंट को थोड़ा बहुत क्या कर रहा होगा, कैंसिलेशन में कर रहा होगा। यही वजह है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन में कम है बट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज्यादा है। क्लियर? तभी तो sp2 आ रहा है, इस वाले में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। हाँ तो बात हुई, बिल्कुल। चलिए पहला पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट, एल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसेबल विद वाटर, पढ़ाया हुआ पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। सुन लो, दोबारा बोलता हूं मैं आपका। भले ही हेलो एल्केन्स पोलर है बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने आपको जवाब दिया हुआ है। क्या जवाब है इसका? सिंपल सी बात है, भले ही पोलर है लेकिन वो पानी के साथ में H बॉन्ड नहीं बनाते। जब H बॉन्ड नहीं बनाएंगे यही वजह है कि वो क्या होंगे, आपका पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। चलिए ठीक है। तीसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया था, क्या बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। याद करो क्या था इसका आंसर, ड्राई कंडीशन में ही ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मॉइस्चर सेंसिटिव है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर सेंसिटिव है तो जैसे ही, याद करो कौन से, प्रोटॉन डोनेटिंग कंपाउंड, जैसे ही इसके आपका कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही क्या होगा, जो बनने वाला होगा आपका कंपाउंड वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान रखना, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन, समझ गए? इसीलिए उसको हम लोग हमेशा अनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर्ड करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउट ऑफ C5HCl 2Cl और ये विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस क्यूएच। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर फॉर्म करके आपको बताता मैं बोलना क्या चाह रहा है। ये और ये दोनों है, सीधी सी बात है। इन दोनों में से बोल रहा है इजीली हाइड्रोलाइज्ड कौन हो रहा है? एक्वस KOH है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होनी है। कौन सी वाली? SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 है, याद करो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इसका ऑर्डर होता है। इन दोनों में से ये कार्बन 1 डिग्री और ये कार्बन 2 डिग्री, तो इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? दोनों तरफ बेंजीन की रिंग है, दोनों तरफ से रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, यही वजह है कि यहां पर आपका ज्यादा स्टेबल होगा और यहां पर रिएक्शन सबसे फास्ट भी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हटाइए, अगला क्वेश्चन। Para-dichlorobenzene has higher melting point and lower solubility than those of ortho and meta। ये भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हुआ था। वो क्या? वो ये सर मान लो ये वाला है, इसे कहते हैं पैराडाइक्लोरोबेंजीन। अब पैरा और ऑर्थो में सुनना ध्यान से, क्या फर्क आता है? फर्क है किस चीज का? यहां पर सिमेट्री आ रही है। सबसे पहले मेन सवाल तो समझ गए, सिमेट्री आ रही है। दूसरा, रिपल्शन बहुत कम हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये ज्यादा स्टेबल है। प्लस क्योंकि यहां पर पैरा पोजीशन है तो पार्टिकल्स क्या है? एक वेल मैनर ऑर्डर में अरेंज होंगे। जब पैटर्न अरेंज में होंगे, मतलब एक ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर में अरेंज होंगे, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग बनेगा। यही वजह इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन इस वाले केस में आपका सिमेट्री कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रही, समझ गए? इसीलिए यहां पर इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अगला, the treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol। ये लो, सुनना एक और Cl है, अगेन KCN की तरह ये भी डालोगे अगर aqueous KOH, और याद है एक बार था अल्कोहलिक KOH, कुछ याद आया कि नहीं आया? डालोगे aqueous KOH तो OH आएगा, डालोगे अल्कोहलिक तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। सवाल है ऐसा क्यों? जब आप में सिंपल सी भाषा में लिखोगे एक्वस KOH है तो कंपाउंड आपका पोलर है, पोलर है तो डिसोसिएट होगा K प्लस और OH माइनस में। यही वजह है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बदले में यहां देखा जाए अल्कोहलिक KOH तो ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो यही वजह यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या हो जाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए होल्ड करें, फिलहाल के लिए होल्ड कर लेते हैं। क्या करवाऊं? वैसे 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, सोच लो। होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। आई थिंक कर लेते हैं। सुनो, प्राइमरी एल्काइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या है? C4H9Br। सुनना, यहां से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। अच्छा, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। समझ आ रहा है कुछ? ये कंपाउंड A है, सुनना, कंपाउंड A से कंपाउंड B बना, डाला क्या? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, आगे when compound B is reacted with HBr to give compound C, याद आ गया होगा? एल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड आएगा,
HBr से मार्कोनी रूल फॉलो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे। विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, ध्यान रखना जो यहां बनेगा वो इसका आइसोमर होगा। ठीक है, अच्छा। व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, ये लो, अगर ए में डालेंगे सोडियम मेटल तो क्या बनेगा? इट गिव्स कंपाउंड डी, यहां पर डी आएगा। सोडियम मेटल है तो वुड्स रिएक्शन होगी, कपलिंग होगी ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? C8H18 विच इज डिफरेंट, कैसे भी कर लो। चलो, क्या बोल रहे हैं? C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ध्यान रखना यहां जो बनेगा CH818 यानी कि कपलिंग तो होनी कंपलसरी है, लेकिन ध्यान रखना वो आपका क्या होगा? वो एन ब्यूटाइल नहीं होगा। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन, हाँ सही बात है, मतलब ये जो कंपाउंड है ना ये स्ट्रेट चेन नहीं बनेगा। अब क्या किया जाए? गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला A2D जो भी है आपका। आप क्या करोगे? तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट चेन है, बट ये स्ट्रेट चेन नहीं है। स्ट्रेट चेन होता तो 8 कार्बन का बनता, इसने पहले ही मना कर दिया। तो नहीं 8 कार्बन का बनता स्ट्रेट चेन बनता। वुड्स रिएक्शन है, कपलिंग होगी, बट 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर दूसरा, रुक जा। अब सुनना, यहां क्या जो ए है आपका, वो ए पता है क्या होगा? वो ए होगा आइसोमर है ना, तो वो ए होगा ऐसा। पहले वाले पे तो नहीं है, दूसरे वाले पे है। फिर जो बी है वो क्या बनेगा? वो बनेगा इस तरीके से, मतलब इधर ही आ जाएगा जो भी आपको मानना है। ठीक है, अच्छा। सी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड किधर आएगा? इधर ही आ जाएगा, और यहां से होगी कपलिंग रिएक्शन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये Br, ये Br और ये आपस में रिलेट करके क्या बनाएंगे? 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन वाला फॉर्म बनाएंगे, जो कि आपका 8 कार्बन का तो है बट स्ट्रेट चेन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ABCD तुमसे पूछे गए हैं, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा और मैं भी दूंगा। डी सी से क्या बना है? बोल दे क्या बोल रहे थे? ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स डी। ए को रिएक्ट करा है तो डी बना है, सी से नहीं बना। हाँ तो देख ना, ये कार्बन क्या है? यही तो है ए, यही तो है। घूम फिर के वही बन रहा है, समझ गए? चलिए अगला, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हल्का देख लो, खत्म हो जाएगा फटाफट से। What happens when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? क्या होगा? अल्कोहलिक KOH है, डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन बनेगी, बनना चाहिए। ठीक है, अगला, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम ऑफ ड्राई एथर, क्या बन जाएगा? बन जाएगा MgBr, याद है ना? सिखाया हुआ पार्ट है। ठीक है, तीसरा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। भाई यहां पे एक रिएक्शन याद होगी आप लोगों को, ये क्लोरोबेंजीन है, सॉरी लेट ही हो रहा है, अलग करो उसको। ये रहा क्लोरोबेंजीन, अगर करोगे इसका हाइड्रोलिसिस, क्या बोल रहा है? क्लोरोबेंजीन, तो ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस पहली बात तो होता ही नहीं है, अगर हो भी गया तो फिनॉल बनेगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में चेक करना का आंसर क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, अगर होगी भी तो फिनॉल बनेगा, क्रॉस चेक करना एक बार। अच्छा, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, सीधी सी बात है, क्लोरीन हटेगा OH लगेगा, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस है। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, सीधी सी बात है, क्या होगा? कपलिंग हो जाएगी, मिथाइल से इथेन बन जाएगा। और मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, अभी सिखाया था, CN आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? चलिए हटाइए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये रिएक्शन बेस्ड है। रिएक्शन आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, घर पे ट्राई करना, पहले कह रहा हूँ एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है।
सेम रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है, पहले कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये, खास ख्याल रखना, ये भी करोगे। हालांकि ये ग्रिग्नार्ड बेस्ड है, याद आ रहा होगा, डाल देना एमजी तो एमजी बियर बनेगा, पता है आपको। बस यही थे आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन को ठीक से कर लेना आपका। तो चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में।